बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज से तकरीबन 2 रोज़ कबल मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने बताया था कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान ने अटैक किया है उसमें 80 लोग जो हैं हलाक हुए हैं, टेररिस्ट हलाक हुए हैं, जिसका रद्द-ए-अमल भी होगा, आपने बताया था और आपने कहा था इसका शदीद रद्द-ए-अमल भी हो सकता है। सर, आज ही के रोज़ 4 वाक़यात पेश आए हैं। बक्कर में एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, फिर करक में वाक़या पेश आया, डीजी खान में वाक़या पेश आया, कुहाट में वाक़या पेश आया जिसमें डीएसपी समेत कई जो पुलिस एहलकार जो हैं इसमें शहीद हो चुके हैं। सर, ये एक पूरी एक मुहिम सी चल पड़ी है, एक चेन चल पड़ी है वाक़यात की, दहशतगर्दी के वाक़यात की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इतने बड़े वाक़यात 2013-14 के बाद हमने कभी नहीं देखे कि एक दिन में इतने वाक़यात पेश आ जाएँ। सर, आप किस तरफ हालात जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि आप जो प्रेडिक्शन कर चुके हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक नई जंग की तरफ जा रहा है। अब ये उनकी तरफ से भी वार्निंग आ गई है, अफ़गानिस्तान की तरफ से बाकायदा ऑफ़िशियली कह दिया गया है कि हम अगर अपनी आई पे आ गए तो हम बहुत बुरा जवाब देंगे। पाकिस्तान कितनी बड़ी जंग की तरफ जा रहा है? यार ये सवाल जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास जो जवाब है ना वो अच्छा नहीं है और मैं जितना बताता हूँ, उसमें से सिर्फ़ 25% मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब 25% मैं एक्सप्रेस करता हूँ, इसके अलावा 75% मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि मैं लोगों के अंदर एक डर, खौफ और एक तरह से एंग्ज़ायटी फैलाऊँ क्योंकि वहाँ पे हालात ही ऐसे हुए हैं कि एंग्ज़ायटी ऑटोमैटिकली बढ़ रही है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ये माह रमज़ान है, इस महीने में सुख, शांति और जो बोलते हैं ना कि सुकून-सा होता है, वो नज़र नहीं आ रहा मुझे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरे मुल्क में एक तरह सा chaos बनेगा अनफॉर्च्यूनेटली। और ये जो एक तरह से ये भी याद रखिएगा कि ये जो एक साथ एक साथ इतने सारे मास खुल जाते हैं ना खान साहब का, तहरीकों का और ये आउटसाइड से जो लोग शुरू हो जाते हैं दहशतगर्दी के मामला, तो ये जो है ना मुल्क को तितर-बितर करता है और लोगों को डाइवर्ट करता है। अब ये जो टाइम चल रहा है ना डाइवर्जन का होगा। एक फॉग हो जाएगी, लोगों को नहीं समझ में आएगा मुल्क में हो क्या रहा है। यहाँ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होगी, आउटसाइड एक्सटर्नल मामलात एकदम से। मैं बार-बार कह रहा हूँ इस टाइम पे अल्लाह करे ऐसा ना हो। इंडिया कोई मस्ती ना करते बिलवास्ता या बिलावास्ता। मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे होगी कोई भी इंटरप्शन आई अगर, तो बहुत मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगे। ओके सर। अच्छा सर, इसका एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन लूँगा। पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान पे अटैक किया है, ये बहुत बड़ा अटैक था, जिसको तारीख़ का सबसे बड़े अटैक्स में कहा जा रहा है। पाकिस्तान ने इतना बड़ा अटैक सिर्फ़ इंडिया के खिलाफ ही किया है। क्या पाकिस्तान इससे बड़ा कोई हमला कर सकता है अफ़गानिस्तान के खिलाफ? क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि अगर हम अपनी आई पे आए, तो हम आपको भरपूर जवाब देंगे, फिर हमें भी गुरीला वार का तजर्बा हासिल है। उन्होंने ये दावा किया है। पाकिस्तान कितना बड़ा कोई हमला कर सकता है? क्या नताइज होंगे उसके, ये भी बता दें। 27, 28, पहली, दूसरी, तीसरी मार्च, ये बड़े इम्पोर्टेंट तारीखें हैं, 5 दिन। 27 से लेके 3 मार्च तक इसके अंदर बड़े-बड़े हमले दुनिया में होते हुए आपको दिखाई दे देंगे। इसमें अमेरिका, ईरान की भी बात कर रहा हूँ। ये वो तारीखें हैं जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी सेंसिटिव हैं और अल्लाह करे इसमें दुनिया ज़रा अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में ही रहे अल्लाह ताला के। ये तारीखें में मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी ईरान पे हमला कर देगा और पाकिस्तान से भी आपको कोई बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। ओके सर। सर, मेरा वैसे अगला क्वेश्चन यही था, लेकिन आपने इसका जवाब दे दिया है, क्योंकि भारत ने भी अपने शहरियों को ईरान से निकल जाने की हिदायत की है और भारत समेत तकरीबन 10 बड़े मुल्क हैं जिन्होंने अपने शहरियों को कहा है कि पूरी तौर पे ईरान को खाली कर दें और डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज की तारीख में ही ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर डील ना हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। दूसरा, आपने बता दिया है कि कोई बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन मुझे ये बता दें कि ईरानी वज़ारत-ए-ख़ारिजा की तरफ से जो ये बात की गई है, इसका आप क्या मतलब अख़ज़ कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या आप इंडिकेशन ले रहे हैं? उन्होंने कहा है कि ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, अपनी सरज़मीन के खिलाफ वर्दी कबूल नहीं करेंगे। सर, ईरान कोई कोई बहुत बड़ा कोई हमला कर सकता है, कोई जवाब दे सकता है? क्या उसके पास ही कोई ऐसी कोई ताकत, ऐसा कोई हथियार है, जिसको आप देख रहे हो कि हाँ जी, ईरान के पास भी ये चीज़ मौजूद है और आइंदा वक़्त में वो भी बड़ा जवाब दे सकता है इसराइल को या अमेरिका को? यार आज आप सारे के सारे ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसका मेरे पास अनफॉर्चुनेटली अच्छा आंसर नहीं है।
डेफिनेटली करेगा ईरान, और बहुत खतरनाक करेगा, याद रखिएगा, बहुत खतरनाक। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, दुआ करें कि हम इस मसले में ना जाएँ। चाहे मैं अमेरिका में हूँ, आप पाकिस्तान में, हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मामलात जो है ना, जब बिगड़ गए ना, तो कम से कम 8 से 10 ममालिक इसकी जद में फ़ौरन आने वाले हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान के समेत 8-10 ममालिक फ़ौरन इस मसले में आपके सामने आ जाएँगे और ये मसाइल बढ़ जाएँगे। और यही इसीलिए मैंने कॉम्प्लिकेटेड सेंसिटिव डेट्स दी हैं, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनिटली अमेरिका कोई हरकत कर देगा। ओके सर। अच्छा सर, ये खबर मेरे सामने आई है, मैं लास्ट क्वेश्चन के तौर पे उसको ऐड कर देता हूँ। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि पुतिन ने तीसरी आलमी जंग शुरू कर दी है। सर, आपने बताया था कि इस साल से ही तीसरी आलमी जंग के हालात जो हैं वो शुरू होंगे। अब ये वाहिद मुल्क है जिसने ज़िक्र किया है बाकायदा, उसके सदर ने कहा है कि पुतिन ने तीसरी आलमी जंग शुरू कर दिया है। क्या वाक़ई तीसरी आलमी जंग यहीं से शुरू हो रही है? यूक्रेन और रूस। अगर रशिया यूक्रेन का मुझे मामला सॉल्व होते हुए दिख रहा है। ये ज़रा कॉन्ट्रडिक्ट प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मैं आपको। मुझे ऐसा लगता है रशिया यूक्रेन का सॉल्व हो जाएगा, मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएँगे। ये मैंने आपको इस साल के शुरू में भी कहा था, इस साल में जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली और हर लिहाज से बेहतर है, एक्सेप्ट वेदर उधर जो है इंक्लिनेशन होंगी, कुदरती आफ़ात ज़्यादा आएँगी, लेकिन रशिया सबसे ज़्यादा सेफ ज़ोन में होगा। तो वहाँ पे रशिया यूक्रेन का मामला कहीं न कहीं सेटल डाउन होगा, देख लीजिएगा अप्रैल मई में। बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। आपने मेरे दूसरा प्रोग्राम में ये बता दिया था कि मुमकिन है कि खान साहब जेल में ना हो, बल्कि हॉस्पिटल उनको मुंतकिल कर दिया गया हो या किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया हो। अब ये खबर सामने आई है सर कि खान साहब को खुफिया तौर पे पिम्स हॉस्पिटल लेके जाया गया, उनकी आँखों आँखों का दूसरा मुआयना किया गया और इंजेक्शन की दूसरी डोज़ भी दी गई। खान साहब के डॉक्टर से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, पर्सनल जो उनके डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा जो खान साहब के जो फैमिली है, उनसे मुलाकात नहीं होने दी जा रही। आज जो नूरीन नियाज़ी हैं, वो मुलाकात के लिए आने की कोशिश कर रही थी। कुछ ज़ाहिर है उनकी तरफ से कैम्पेन चलाई जा रही है। तो सर, उसकी कोशिश में ही वो एक गड्ढे में गिर गईं, जो बेसिकली एक नाले का रास्ता बनाया जा रहा था, उसमें गिर गई, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आई हैं। सर, पीटीआई के लिए जो मुश्किलात हैं, तकालीफ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो ये जानना चाहते हैं कि खान साहब के लिए कब आप रिलीफ देख रहे हैं, कि उन्हें कोई रिलीफ भी मिले। आपने ये प्रेडिक्शन बिल्कुल की थी कि सियासी एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी, सियासी गहमा-गहमी होगी। अब रिलीफ कब मिलेगा? पहला सवाल मेरा आपसे यही है। देखिए मैंने आपको दानिश भाई पहले भी बताया है और ये भी बार-बार बताया है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोज़िट चल रही हैं। खान साहब का ज़ायचा अलग है, पीटीआई का ज़ायचा अलग है। आप इस चीज़ को समझें। अगर आप ये समझते हैं खान साहब का और पीटीआई का ज़ायचा एक है, तो आप बहुत बड़े गलतफ़हमी के शिकार में आए हुए हैं। अब जो टाइम चल रहा है उसमें खान साहब जो हैं, एक लेवल से इम्प्रूव होते हुए आपको नज़र आएँगे और आ भी रहे हैं। और मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया फ़रवरी, मार्च खान साहब के लिए नो डाउट एट ऑल बहुत इम्पोर्टेंट महीने हैं और ये इम्पोर्टेंट महीने उनको कहीं न कहीं एक तरह से इस जेल से निकल के दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा, जो कि आपको शायद थोड़ी देर से पता चले। मैंने आपको पहले भी बताया एग्ज़ाम्पल आपके सामने, अब दूसरी एग्ज़ाम्पल भी आ गई है। ये दूसरा भी चक्कर लग गया है, कुछ पता नहीं है पिम्स हॉस्पिटल से, मुझे नहीं पता वहाँ कितने लेवल तक पता है। लेकिन ये राज़ जो है खुफिया ही रखेंगे जब तक कि खान साहब परमानेंटली कहीं दूसरी जगह मुंतकिल ना हो जाए, ठीक है? तो ये बात आप ज़हन में समझ लें, क्योंकि खान साहब का अब मूवमेंट नज़र आ रही है ज़ायचे में, और मूवमेंट मोस्ट प्रोबेबली हॉस्पिटलाइज़ेशन से कहीं दूसरी जगह जहाँ पे उनको वापस आइसोलेट कर दिया जाएगा। आप ये ना समझें कि खान साहब अभी बाहर लोगों में मिलते-जुलते नज़र आएँगे। मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसलिए जो लोग तनकीद के लिहाज से लिखते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन रियल फैक्ट को देख के मैं बता रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी बायस हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। पीटीआई के लिए मुश्किलें हैं, मैं बहुत अरसे से बोलता आ रहा हूँ, पीटीआई अभी इसी मुश्किलों का शिकार रहेगी। मार्च के बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे कि पीटीआई कितना बाहर आएगी है, कितना मुश्किलों में गई है, लेकिन खान साहब के लिए नो डाउट ये बेहतरीन टाइम है और मार्च तक रहेगा भी सही। ठीक है सर। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि वज़ीर कानून ने कहा है, जेल मैनुअल में ये दर्ज नहीं कि कैदी का इलाज उसकी मंशा के मुताबिक हो। सर, खान साहब से मुतल्लिक जो हुकूमत का रवैया है, वो बहुत अफ़सोसनाक, और इसकी जितनी हो सके हमें मज़म्मत करनी चाहिए। इतना बुरा रवैया उनका है
कि एक बेसिक जो एक राइट है, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, वो सर कोई मामूली शख्सियत तो नहीं है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर भी हैं। कम से कम उनका इलाज जो है, वो उनके डॉक्टर से करवाना चाहिए, जो वो चाह रहे हो कि उनका इलाज हो। सर उनको इलाज भी नहीं करवाने दिया जा रहा और नूरीन नियाज़ी के साथ भी आज एक वाक़या पेश आ गया, बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या। सर खान साहब के हवाले से हमें ये बता दें, लोग जानना चाहते हैं कि क्योंकि हुकूमत तो उनके पर्सनल डॉक्टर से ना मुलाकात होने दे रही है, ना इलाज का कोई मौका दे रही है। वो अपने डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। अनकरीब कोई ऐसा कोई इश्यू तो नहीं हो सकता खान साहब की सेहत के हवाले से जो मेजर हो जाए, जिससे खान साहब की सेहत जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाए? ऐसी कोई इंडिकेशन आपको मिलती है? देखिए, मैं इस वक़्त जो है ना एक chaos नहीं मचाना चाह रहा चैनल पर, लेकिन हालात ऐसे हैं। अक्टूबर तक खान साहब को किसी भी तरीके की जो बीमारी है, वो बढ़ती हुई दिख रही है, इसलिए खान साहब को बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा। और साफ-सीधी-सी बात है, इसमें जो मुलाकात नहीं करा रहे, इसमें ज़ायचे की ज़रूरत नहीं है। वो इसीलिए नहीं करवा रहे कि उनके ज़ाती मौलिद जाएँगे, तो वो एक्चुअल फैक्ट लेकर आ जाएँगे, जो कि ये दबाना चाह रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीधी-सी बात है, इसमें मज़म्मत हर इंसान को करनी चाहिए कि आप एक एक शख्सियत को सही से इलाज दें। जब खान साहब का दौर था, मेरे ख़्याल से मैं इतना टच बेस नहीं हूँ पॉलिटिक्स से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नवाज़ शरीफ और इन लोगों को तो लंदन जाने तक की इजाज़त मिल जाती है। ये सिर्फ़ अपने हॉस्पिटल की माँग रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जबकि इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी सब कुछ है, तो चाहें तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बट एट द मोमेंट वही बात मैं बता रहा हूँ, ये जो भी कर रहे हैं, जब प्लैनेटरी पोज़ीशंस चेंज होती हैं, तो इंसान के साथ वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो अपने हों, चाहे गैर हों, मैं आपको बता चुका हूँ। चाहे अपने हों, गैर हों, वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप बेफ़िक्र रहें, खान साहब के लिए ये 2 महीने बड़े अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, अच्छे भी हैं। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो शख्स जो है चट्टान की तरह खड़ा है और बज़िद है, जिसमें खान साहब की झलक भी आपने बताया दिखाई देती है, वो सोहेल अफरीदी हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रिहाई फ़ोर्स में लाखों अफ़राद हमने राब्ता किया, लाखों अफ़राद ने हमसे कि हम इसमें रजिस्टर होना चाहते हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ़ जो कारकुनान हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ सूबों से, वो हमसे राब्ता कर रहे हैं। लेकिन सर अफ़सोसनाक रवैया जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा क़यादत का है, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इस रिहाई फ़ोर्स को नहीं बनने देंगे और उन्होंने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये बात कह दी है। सर, ये रवैये के साथ क्या रिहाई फ़ोर्स बन पाएगी? और क्या एक शख्स खान साहब के लिए कोशिश कर सकता है? क्योंकि पूरी पार्टी को मुत्तहिद होना चाहिए ऐसे मौके पे तो, कि खान साहब 30 साल से जेल में हैं। क्या एक शख्स जो है वो इस रिहाई फ़ोर्स को बना पाएगा? सर, ये जो टाइम चल रहा है ना पीटीआई का, इस टाइम में बड़े-बड़े राज़ और खुलने वाले हैं। आपने सिर्फ़ एक नाम लिया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पार्टी की दूसरी तरफ खेल रहे हैं, जो विकेट की दूसरी तरफ खेल रहे हैं। और ये लोग इस तरह से पार्टी को नुकसान देंगे कि ये जितने-जितने अगर छोड़ के जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, या निकाले जाएँगे, ये वो काम करेंगे जो अली अमीन गंडापुर ने किया है। और उनके अलावा कौन थे वो, एक और नाम है मेरे ज़हन में नहीं है। वो भी पहले पीटीआई के थे, कोई अराकीन में थे। तो व्हाटएवर, वो एक नई पार्टी बनाना शुरू कर देंगे। ये मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में कोई एक नई पार्टी पी जी बिल्कुल, शेर अफ़ज़ल मरवाला। तो वो एक नया पार्टी का रुख लेके जा रहे हैं, नई पार्टी बनाने की तरफ जा रहे हैं, और ये चीज़ें अभी आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। इसीलिए मैंने आपको कहा है, पीटीआई के लिए फ़रवरी-मार्च अच्छा नहीं है। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? पीटीआई के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन खान साहब के लिए अच्छा है। और पीटीआई सिर्फ़ खान साहब के अंडर कंट्रोल ही अच्छा परफ़ॉर्म करती हुई दिखेगी, या ख़वातीन के अंडर। ये दोनों नज़र नहीं आ रहे इस पीटीआई में, तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस आपने हमारे साथ शेयर की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।